नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर किसी नेता पर बार बार हमले किए जा रहे हैं और वो भी बेवजह किए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो नेता कामयाब होने जा रहा है। अब राहुल गांधी के साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। राहुल के जब से अमेरिका में कदम पड़े हैं, बीजेपी जैसे उनके पीछे पड़ गई है। शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता बीजेपी के, जो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल है, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि इन्होंने तो देशद्रोह कर दिया है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। अब राहुल गांधी ने देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं कही, लेकिन फिर भी हमले पर हमला जारी है। चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता। अब दोस्तों, अभी तक तो राहुल गांधी पर हमला शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे या कोई बीजेपी का मंत्री कर रहा था, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि आज तलवार लेकर अमित शाह खुद मैदान में उतर आए और अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं और देश को बांटने वाली, देश को विभाजित करने वाली, डिवाइड करने वाली बातें वो विदेश की धरती से कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी देश विरोधी राजनीति कर रहे हैं। ये अमित शाह का आज स्टेटमेंट उनके ट्विटर पे, और इसको लेकर गोदी मीडिया ने कोहराम मचा दिया राहुल गांधी के खिलाफ। अब सोशल मीडिया पर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि साहब, अमित शाह ने आज ये बात इसलिए कही क्योंकि कई दिनों से अमित शाह राहुल गांधी पर बौखलाए हुए हैं। बौखलाए इसलिए हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले उनके बेटे जय शाह को नौसिखिया बता दिया था। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। अब दोस्तों, अपने बेटे की बुराई सुनकर हो सकता है अमित शाह राहुल गांधी से तिलमिला गए हों, लेकिन ये असली वजह नहीं है। राहुल गांधी को जो टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, या यूं कहें टारगेट नंबर 1 पर राहुल गांधी है, इसकी असलियत मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि बीजेपी के लिए इस वक्त राहुल गांधी टारगेट नंबर 1 क्यों है। और बीजेपी क्या, मोदी और शाह के लिए राहुल टारगेट नंबर 1 क्यों है। वाई राहुल गांधी इज टारगेट नंबर 1 फॉर मोदी एंड शाह। मुझे लगता है इसके पीछे कारण तो कई हैं, लेकिन 2 ऐसे कारण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी क्यों है टारगेट नंबर 1। अब दोस्तों, राहुल गांधी क्यों है टारगेट पर सबसे ऊपर नंबर 1 पर, उसका जो प्रमुख कारण यह है कि 4 राज्यों में, देश के 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। बड़े क्रूशल चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, नतीजा अगले महीने है। और उसके बाद महाराष्ट्र, हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य, वहाँ चुनाव होना है। झारखंड में चुनाव होना है। अब बदकिस्मती देखिए मोदी जी की कि इन 4 राज्यों में बीजेपी पिछड़ रही। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है। और आगे कौन है? कांग्रेस, इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस क्यों आगे है? इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, वो राहुल गांधी का नया अवतार है। राहुल गांधी की जो नई लीडरशिप है, ये सबसे बड़ा कारण है जहां पर इंडिया अलायंस, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का झारखंड हो, राहुल गांधी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और इसीलिए वो निशाने पर है। अब दोस्तों, कारण नंबर 2, और ये कारण नंबर 2 और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरह के नतीजे आने की संभावना है, जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, जो ज़मीनी सच्चाई है इन 4 राज्यों की, बीजेपी ये चुनाव ऐसा लगता है हार रही है, हाथ से निकल रहा है मोदी और शाह के। और अगर ये 4 राज्य मोदी के हाथ से निकले या 4 में से 3 निकले, तो अल्पमत में जो मोदी हैं, 240 पर खड़े मोदी के लिए संकट गहरा सकता है। यानी उनकी स्थिति सरकार में और ज्यादा कमजोर हो सकती है। और ऐसी स्थिति में जो बीजेपी में बगावत का धुआं है अंदर ही अंदर, ये जो नाराजगी चल रही है, ये धुआं एक तो आग में बदल सकता है, अंदर से प्रेशर आ सकता है। और इससे भी बड़ी बात, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, बड़े बड़े दल, नीतीश कुमार, उनको अगले साल चुनाव लड़ना है बिहार में। क्या वो मोदी के साथ जाएंगे?
एक हारे हुए मोदी के साथ जाएंगे वो अगला चुनाव लड़ने के लिए। फिर नायडू बाबू क्या उम्मीद रखेंगे मोदी से अगर ऐसी स्थिति होती है कि मोदी और कमज़ोर होते हैं। चिराग पासवान वो भी नाराज़ हैं और हो सकता है तब उनकी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़े। तो सहयोगी दल भी पुनर्विचार कर सकते हैं। एक तरफ मोदी जी के लिए बीजेपी में भीतर ही भीतर बगावत है, आरएसएस का भी प्रेशर है, और सहयोगी दल जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं वो भी पुनर्विचार कर सकते हैं कि इनके साथ कितना दूर और चले। और ऐसी स्थिति में खेल इंडिया अलायंस के हाथ में होगा, खेल लीडर ऑफ अपोजिशन के हाथ में होगा। और ऐसा लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, मेरे भी सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी की एक टीम है जो नीतीश कुमार के भी संपर्क में है, नायडू बाबू के भी संपर्क में है, चिराग के भी संपर्क में है। जी हाँ, संपर्क में है टीम। अब जाहिर तौर पर नवंबर के बाद अगर ऐसा होता है जिस तरह की इबारत दिख रही है दीवारों पर, राहुल गांधी क्या पहल करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, वो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे इस सरकार को गिराने की। अगर उनको लगता है कि सहयोगी दल नीतीश और नायडू भी मन बना रहे हैं, बीजेपी में प्रेशर भी बढ़ रहा है, राहुल गांधी नवंबर के बाद क्या बड़ा खेल कर सकते हैं। और इस तरह के इंडिकेशंस हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज इसी सवाल को मैं और ज़्यादा डाइसेक्ट अंदर तक करना चाहता हूं कि नवंबर के बाद कौन सा तूफान आ रहा है सियासत में। आज हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, लेकिन प्रोफेसर रवि कांत होंगे। प्रोफेसर रवि कांत साहब को मैंने आज इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि एक तो राहुल गांधी को ट्रैक कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को ट्रैक कर रहे हैं। ज़्यादातर राहुल गांधी के बहुत से ऐसे उनके फंक्शंस हैं जहां मंच साझा किया प्रोफेसर रवि कांत ने। इनसाइड कांग्रेस, इनसाइड इंडिया अलायंस की जानकारी प्रोफेसर रवि कांत के पास है। आज उनको ही बुलाया, उनसे भी पूछूंगा, आखिर में पूछूंगा जाहिर तौर पे। आखिर तक देखिएगा होने क्या जा रहा है सर्दी आने पर। प्रोफेसर साहब, अभी तक तो मोदी जी शहजादा कर रहे थे, राहुल गांधी पर कहीं हम देख रहे थे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, कहीं जेल भेजने की तैयारी है, कभी स्पीकर उनके ऊपर आ गए, लेकिन अटैक मोदी जी कर रहे थे। लेकिन आज मुझे लगा कि जैसे अमित शाह ने मोदी जी से बल्ला ले लिया है, अब बैटिंग अमित शाह कर रहे हैं, हमला अमित शाह कर रहे हैं। अचानक अमित शाह कैसे आगे आ गए? अमित शाह आगे आ गए, ये देखिए कि पीछे कौन है। मोदी जी दरअसल अमित शाह के पीछे छिप रहे हैं। खेल तो सारा नरेंद्र मोदी का ही है, लेकिन उन्हें सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो कहा, मुझे लगता है कि उसका विश्लेषण होना चाहिए, और अगर कुछ गलत बोला तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने आरक्षण पर जो कहा, मुझे लगता है कि बहुत बौद्धिक ढंग से उन्होंने अपना विचार रखा कि किसी भी समाज में अगर समानता स्थापित हो जाती है तो फिर आरक्षण की जरूरत नहीं होती। और ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं, दीपक जी, ये बात डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे। बस फर्क ये है कि राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया जी। तो ये मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उसको ले उड़ी कि साहब राहुल गांधी को आप आरक्षण विरोधी घोषित कर दें, अब इसके पीछे खेल क्या है? खेल यह है कि पिछले 2-3 साल में राहुल गांधी ने आरएसएस के पूरे एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी जो चाहती थी कि आरक्षण हम खत्म कर दें और संविधान हम बदल दें, वो राहुल गांधी ने नहीं होने दिया। उस पर खुल करके वो बैटिंग कर रहे थे। अब एक और कि आप कह रहे हैं कि अमित शाह क्यों, तो सच्ची बात बताएं दीपक जी। जी बताइए दीजिए। सच्ची बात यह है कि अमित शाह के भीतर टीस बहुत बुरी है, बहुत बड़ी टीस है। अब वो टीस ये है, आप कुछ दिनों पहले का ही आप वीडियो देखिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने अंबानी अडानी की आलोचना करते करते अमित शाह के बेटे पर चले गए और ये कहा कि जिनको बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है, जय शाह, वो साहब आईसीसी के कैप्टन बने हुए हैं। तो असली टीस तो ये है कि बेटे को भी नहीं छोड़ा, बेटे को भी लपेट दिया। इसलिए अमित शाह
राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से हमलावर है। इस तरह से हमने जी 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 बड़ी बात डॉक्टर साहब कही आपने। कहा कि कहीं कहीं ना कहीं जो टीस है, जो तीर बहुत भीतर तक अमित शाह के लगाए छाती में, वो ये है कि राहुल गांधी ने जय शाह के बारे में कहा कि साहब बल्ला चलाना नहीं आता, लेकिन क्रिकेट का पूरा ठेका इनको दे रखा है, देश का विदेश का। लखेड़ा साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल, और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी पर मोदी रिएक्ट करते हैं, अमित शाह रिएक्ट करते हैं, जैसे एक बौखलाहट। एक तो होता है कि चलिए भाई मैंने कुछ कहा, आपने उसका जवाब दे दिया। एक ये है कि राहुल गांधी ने कुछ भी बोला, उसका तिल का ताड़ बनाना, और बौखलाहट में राहुल गांधी के बारे में इतना कुछ बोल देना। ये जो बौखलाहट है किस वजह से? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं मोदी की सरकार गिराने का खेल तो नहीं शुरू करने जा रहे नवंबर के बाद? कुर्सी तो नहीं खींच रहे हैं, दरी तो नहीं खींच रहे हैं मोदी जी के पैरों के नीचे से राहुल गांधी? वो बताइए अंदर की खबर। देखिए, अब 4 राज्यों में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो जर्जर हालत की परिकल्पना की जा रही है, जो उसके बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है और इसकी जो बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां राहुल गांधी तय करेंगे कि वो बैसाखियां कब अपना बैसाखियां हटाएं सरकार से। क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव के हारने के बाद कोई औचित्य, लोकल स्टैंडी, इस सरकार का इकबाल वो बचा नहीं रह जाएगा। ऐसी सूरत में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक शक्तियों का एकीकरण जो देश में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें एक निर्विवाद नेता के तौर पर राहुल गांधी उभर रहे हैं। और राहुल गांधी न केवल उभर रहे हैं, बल्कि जो राजनीतिक शक्तियां हैं विपक्ष की, उनमें सीमेंट का काम भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, आपने कहा निर्विवाद नेता के तौर पर उभर रहे हैं, राहुल गांधी नेता विपक्ष बन चुके हैं, आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अनडिस्प्यूटेड लीडर है। क्या राहुल गांधी अब प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है? क्या मोदी के बाद इट विल नॉट बी अमित शाह? मोदी के बाद अब योगी और अमित शाह नहीं होंगे, मोदी के बाद अब राहुल गांधी है? देखिए, इसमें कोई बहस, देखिए जो राष्ट्रीय ध्रुवीकरण राजनीतिक ताकतों के बीच में, क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में, और ऐसी तमाम पार्टियां जो कांग्रेस विरोध के नाम पर जानी जाती थी, वो सारी राजनीतिक शक्तियां, अधिकांश राजनीतिक शक्तियां ये कांग्रेस के छत्र के नीचे, कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उसके एजेंडे के तहत और उसके अम्ब्रेला के तहत उसके छतरी के नीचे आ गई हैं और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के लिए तैयारी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है देश के सामने। अब राहुल गांधी ही एक विकल्प के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो विजन डेवलप किया है, वो विजन को बाकी पार्टियां भी अपना रही हैं और उस विजन पे बातें कर रही हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डीएमके हो, इवन लेफ्ट पार्टीज हो, वो सारी चीजें उस फ्रेमवर्क के अंदर आ रही है। एक विकल्प के तौर पे मोदी के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी जो है उभर रहे, इमर्ज हो रहे। डॉक्टर साहब, सवाल तो पूछना था अमित शाह के बारे में, लेकिन लखेड़ा साहब ने ऐसा घुमाया कि मुझे अब सवाल अब बदलना पड़ रहा है। मैं सवाल अब राहुल गांधी पे ही कर रहा हूँ। इन्होंने कहा, लखेड़ा साहब ने, कि साहब राहुल गांधी अब विकल्प है मोदी के। मोदी का रिप्लेसमेंट अब गडकरी से नहीं होगा, मोदी का रिप्लेसमेंट अब अमित शाह से नहीं होगा, मोदी का रिप्लेसमेंट अब योगी आदित्यनाथ से नहीं होगा। मोदी का रिप्लेसमेंट अगर होगा तो वो राहुल गांधी से होगा। यहाँ